Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to a very interesting chapter, right? That is Newton's laws of motion. बेटा पर्सनली मैं बता रहा हूँ I love physics and बेटा ये ना एक ऐसा चैप्टर है जो आप ना डेली लाइफ एग्जांपल्स, मोस्ट ऑफ द डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। यानी जो कुछ भी हम पढ़ पाएंगे ना बेटा वो आप फील के साथ समझ सकते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिक्स के साथ आपके रिश्ते को ना थोड़ा गहरा कर देगा। अगर इफ यू लव फिजिक्स, अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तो भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, है ना? अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, करेक्ट? तो थोड़ा सा बेटा ना एकदम इंटरेस्ट के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ना है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है और ना ये मान लो कि ये ना पीछा नहीं छोड़ेगा आपका आगे तक, राइट? पढ़ाई की तरह बिल्कुल बाद में समझोगे तुम। देखो मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, राइट? तो ये छोड़ो, ये सब हम ना काम की बात करते हैं। तो बेटा हमेशा की तरह मैं यही बोलूंगा कि यू प्लीज टेक आउट योर नोट्स कॉपीज, बढ़िया से नोट्स कॉपीज निकालो और है ना एकदम प्रॉपर क्लास की तरह करना बेटा, है ना? एकदम प्रॉपर क्लास की तरह। वेब सीरीज नहीं समझना इसको, ठीक? कोड फैक्टर नहीं है, ठीक है? तो आप प्रॉपरली क्या करना है, इसको क्लास की तरह अटेंड करना है, आराम से पढ़ने के हिसाब से, राइट? जहां लगे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, राइट, वहां पर आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। और खुद से सॉल्व करने के बाद देखो कि आपको आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो जहां पर गोल हो गया वहां पे गोला मार लो, ठीक है? ताकि आगे गोल ना हो। तो कहानी पूरी ऐसी कैसी है, राइट? तो विद दिस अब बहुत हो गया ज्ञान, अब हम बढ़ते हैं आगे लेक्चर के साथ। और आई होप कि बेटा आप प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ, सिस्टम के साथ इसको अटेंड करोगे और ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मैं बेटा बिल्कुल बेसिक से इसको उठाऊंगा, एकदम बेसिक से, है ना? कि मास क्या होता है, एवरीथिंग। आई नो थोड़ा पेशेंस चाहिए स्पेशली रिपीटर स्टूडेंट्स को, बट ये मैं बता रहा हूं कि बेटा एक बार लेक्चर को थ्रू कर लोगे तो आपका एनएलएम बहुत थॉरोली रिवाइज हो जाएगा। दैट इज 110% श्योर। अब बोले सर 110 का कॉन्सेप्ट क्या है, मुंह से निकल गया, ठीक है? अब मैं बढ़ने जा रहा हूं आगे लेक्चर के साथ, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले देखो ना, दो बेसिक चीजें हमें समझनी पड़ेंगी जिनका काम बहुत बार आता है एनएलएम के अंदर। और बेटा वो चीजें हैं, पहली तो है मास, राइट? तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं बेटा दैट इज मास। इसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, इट इज सिंपली क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में, बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसका एक मेजर क्या होता है, मास, और किलोग्राम से हम इसको फॉलो करते हैं, राइट? बात करते हैं। अगला जो यूनिट पॉइंट है बेटा वो है इनर्शिया। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे समझो बेटा, सबसे पहले इनर्शिया होता क्या है, देखो मैंने डेफिनेशन तो लिख दिया, आप पढ़ पा रहे होंगे, राइट? इनर्शिया इज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू अपोज एनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई भी बदलाव लाना चाहोगे तो कोई प्रॉपर्टी या गुण जो उसका अपोज करेगा, प्रतिरोध करेगा, बेटा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं इनर्शिया। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आई। मतलब ये देखो हमने लिखा भी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। आप बोलोगे सर आप 3 बार डेफिनेशन बोले और 3 बार कॉन्फ़िगरेशन पे रुक गए, आगे तो पढ़ी नहीं। मैंने कहा बिकॉज आगे इंपॉर्टेंट है बेटा। जब मैं कॉन्फ़िगरेशन वर्ड इस्तेमाल करता हूं ना तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर के 3 चीजों में चेंज को अपोज करने का काम करता है इनर्शिया। किस किस को अपोज करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट। जब स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज करता है तो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बेटा लिंक कर पा रहे हो ना? बोले यस सर। उसी तरह से बेटा जब स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करता है तो फिर उसे क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। बिल्कुल उसी तरह बेटा डायरेक्शन को करेगा तो उसे क्या कह देंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। तो 3 तरह का इनर्शिया हो गया। तो कुल मिला के इनर्शिया क्या हो गया बेटा, इनर्शिया अपना प्रॉपर्टी हो गया, अपना प्रॉपर्टी कि जो कुछ भी करने के लिए हम कोशिश करेंगे चेंज, हम उसको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, राइट? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इनर्शिया बिल्कुल ऐसे है बेटा, अपन भी करते हैं ना, जैसे टीचर स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट के अंदर बहुत सारा इनर्शिया होता है, बेटा पढ़ ले बोलते नहीं पढ़ूंगा, करेक्ट? तो ये जो अपोजिशन है ना, हमको नहीं करना है, तुम नहीं करोगे, मैं बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, राइट? तुम नहीं करोगे, अच्छा बच्चा कभी नहीं करता है, बोलते सब पढ़ लेंगे, आप पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक? तो बेसिकली एनी ऑपोजिशन इन एनी चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है सर, आगे बढ़ो। अब देखो बेटा मैंने इसके 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाए हैं, 2 उठाए इनफैक्ट, जो कि आपने ना बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? देखो हमारे पास ना एक आदमी है, ये एक जनाब है और इनके पास एक फ़ोन है और ये फ़ोन में घुसे हुए हैं। बोले ठीक है सर, सभी घुसे रहते हैं आजकल, तो कौन सी बड़ी बात है। अब इन्होंने क्या किया, ये एक बस में सवार थे, खड़े होते, यानी ये बस जो थी ना रेस्ट में थी। देखो बेटा बस कहाँ पर है, अभी रेस्ट में है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, बस रुकी हुई है और ये आदमी इसके अंदर खड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, बस एकदम से बेटा चलने लगी, ठीक है? बस क्या हुआ, एक्सेलरेट की। जैसे ही बस एक्सेलरेट की बेटा, इनके जो पैर थे,
पैर, वो तो बस के साथ कांटेक्ट में थे, वो भी आगे चले गए, करेक्ट, क्यों? क्योंकि बस भी आगे चली गई, कांटेक्ट में थे। लेकिन ये जो ऊपर की बॉडी है इनकी, इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे पास तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, हम तो जहां थे वहीं के वहीं रुकेंगे। बोले अच्छा, तो मतलब पैर तो आगे चले गए और वो वहीं के वहीं रुक गए। तो देखो, पैर तो आगे और ये पूरा वहीं के वहीं रुक गए, तो इफेक्टिवली हमें क्या लगेगा कि ये पीछे की तरफ गए। तो ऐसा कई बार होता है ना कि गाड़ी स्टार्ट होते ही हम कहां जाते हैं? पीछे की तरफ। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर बेटा? इसी तरह से बेटा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वही जनाब है, ठीक है, और अभी भी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब की बार बस पहले से मोशन में थी, समझ गए बेटा? बस के अंदर थी, मोशन के अंदर थी, और एकदम से बस रुकी। मतलब ये बस पे एकदम से ब्रेक लगे और मान लो ये बस रुक गई, डेसिलेट की। अब जैसे बेटा ये बस रुकेगी तो इनके जो पैर थे वो तो बस के साथ रुक जाएंगे, वो तो यहीं के ही जाम हो गए। लेकिन जो ऊपर की बॉडी थी उनके पास था इनर्शिया ऑफ मोशन, तो वो चलती गई। तो ये तो यहीं रहे पैर, और जो ऊपर की बॉडी थी वो आगे चली गई। इसीलिए ये कहां जंप कर गया, मतलब टिल्ट कर गया, इंक्लाइन गया, आगे की तरफ कर गया। इसीलिए जब एकदम से बस रुकती है तो बेटा हम आगे की तरफ जाते हैं, बस पीछे एकदम से चलती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का कोई एग्जांपल दोगे क्या? मैंने कहा वॉशिंग मशीन देखा है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े धुलते हैं कैसे, जब कपड़ा ऐसे ऐसे घूमता है तो उसके साथ साथ डर्ट पार्टिकल भी घूमना चाहता है, लेकिन डर्ट पार्टिकल के पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये दोनों सीधे जा रहे थे लेकिन कपड़ा घूम गया, कपड़ा घूम गया, इसके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था डस्ट पार्टिकल, वो बोला ना मैं तो सीधे जाऊंगा, वो सीधे जाता है, कपड़ा इधर जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। हर पॉइंट पे ऐसा ही होता रहता है। तो हर थोड़ी देर में अगर आप देखोगे तो डर्ट पार्टिकल बाहर की ओर निकलने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। समझ गए बेटा? सो दैट कैन बी गिवन एज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कई बच्चे लड़ने आ जाएंगे मुझसे, बोले नहीं सर ये तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन भी होता है। मैंने कहा हाँ वो भी होता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, बट ये भी होता है। ठीक है, बात खत्म, कोई दिक्कत? बेटा इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, राइट? अब हम बढ़ते हैं आगे जहां से न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्लियर? बोले ठीक है सर, इसे आई डोंट थिंक कॉपी करने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। 11 के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन कॉपी दिस, बाकी लोगों को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? देखो बेटा प्लीज थोड़ा एक्टिव होकर सुनना अच्छे से, है ना, राइट? इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि भाई अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा मोमेंटम ऑफ फोर्स। आप बोलोगे सर मोमेंटम ऑफ फोर्स आप पहले क्यों ले आए? मैंने कहा बेटा दिक्कत क्या है ना, ये जो चैप्टर है इसमें बार बार मोमेंटम का नाम आएगा, और जब तक मुझे पता ही नहीं है कि मोमेंटम है क्या, जब तक मुझे पता ही नहीं है कि फोर्स क्या है, तो मैं वैसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज मोमेंटम, करेक्ट? तो अगर पता हो तो भी सुन लेना पेशेंस के साथ। देखो बेटा जहां तक मैं बात करता हूं मोमेंटम की, राइट? मोमेंटम इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन। बोले कि सर ये कौन सी टर्म उठा लिया आपने? अरे भाई जैसे अपने बोला कि मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, बिल्कुल वैसे ही मोमेंटम क्या है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मोशन। बोले सर नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा समझाता हूं, रुको तसल्ली करो। आप ऐसे समझो बेटा कि किसी बॉडी में कितना ज्यादा मोशन है, करेक्ट, उसका आइडिया लगाने का एक मेजर है ये। तो बोलोगे सर रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने क्या समझाता हूं। ऐसे समझो कि सामने से 1 ग्राम की एक बॉडी आ रही है और एक किलोग्राम की बॉडी आ रही है, और दोनों की दोनों बॉडी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? अब आपको उनको क्या करना है, रोकना है, मतलब उनमें जितना भी मोशन है उसे एब्जॉर्ब कर लेना है। बोले ठीक है सर। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि किसका मोशन एब्जॉर्ब करने में या किसको रोकने में आपको कम एफर्ट करने पड़ेंगे। आप तपाक से आंसर दोगे सर 1 ग्राम, हल्की बॉडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा बात भी सही है, लेकिन सोचो अगर वो 1 ग्राम की एक बुलेट होती और 1 किलोग्राम की फुटबॉल होती जो कि बहुत धीरे धीरे आ रही, बुलेट का मतलब बहुत तेज, तो क्या आप उस बुलेट को रोक पाते? बेटा आप हाथ लगाते बुलेट आर पार निकल जाती। समझ गए बात को? तो यानी कि सिर्फ मास के बेसिस पे तो आप नहीं बता सकते कि कितना ज्यादा मोशन उसके पास है। मास के साथ साथ एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है सर? वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट तो बहुत तेज चलती है। मैंने कहा यस, तो मास एज वेल एज वेलोसिटी को जब क्लब करते हैं तो एक ऐसी क्वांटिटी आती है जो मोशन का आइडिया देती है। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम एज ऑफ नाउ। यानी कि जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मैथमेटिकली तो इसे क्या बोल देंगे? मास इनटू वेलोसिटी, बट फिजिकली इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। बोले सर क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड बेटा।
आगे देखो, नेक्स्ट चीज बेटा जो अपने को पता होनी चाहिए, दैट इज फोर्स। तो देखो फोर्स क्या है बेटा, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ना, जो किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन, फट से घंटी बजनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन को बदलने की कोशिश करती है। अरे बदलती है या नहीं बदलती है वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा लगा है। बोले सर मतलब, मैंने कहा बेटा अगर मान लो एक दीवार है ना, और मैं उसको पुश करना चाहूं, आपके कमरे की दीवार है ना, उठ के जाओ कमरे की दीवार के पास और उसको धक्का दो जरा, करेक्ट। जब आप धक्का दे रहे हो तो फोर्स लगा रहे हो, पर वो चल जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के फोर्स क्या करती है बेटा, इट टेंड्स टू, कोशिश करती है, देखो क्वांटिटी विच टेंड्स टू चेंज कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझ आ गई। अब अच्छे से समझना बेटा मैथमेटिकली बेटा फोर्स का जब मैं फॉर्मूला पूछता हूं 90% ऑफ माय क्लासेस में, तो बच्चे बहुत फटाफट से आंसर देते हैं कि सर F = m × a। फिर मैं वापस उन बच्चों से पूछता हूं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला बाकी बच्चों ने बताया वो सही है कि गलत। बच्चे फिर से तपाक से आंसर, सर सही जवाब। फिर मैं कहता हूं बेटा आपको मिलेंगे -5। बोले सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा यही बात है बेटा, ये जो आप लिखते हो ना बेटा F = ma, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर एक हिडन कंडीशन है। कौन सी? कि यहां पर जो मास होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप नहीं बोल सकते कि F = ma। सो फोर्स कैन बी रिटन एज मास इंटू एक्सेलरेशन। बेटा बल को आप द्रव्यमान गुणा त्वरण सिर्फ तब कह सकते हो जब ये मास कांस्टेंट हो, नियत हो, अदरवाइज इट कैन नॉट बी रिटन। मेरी बात सबको समझ आ रही होगी बेटा? यानी कि F = ma में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए कि F = ma इज करेक्ट, तो आप बोलोगे नहीं पार्शियली करेक्ट। F = ma फॉर बॉडीज हैविंग कांस्टेंट मास, यानी जिन बॉडीज का मास कांस्टेंट है उसके लिए क्या F = ma करेक्ट है? बोले यस, उसके लिए F = ma एकदम करेक्ट है। बोले सर धीरे धीरे बोल के बताओ क्या बोले? मैंने कहा बेटा कि F = ma वेक्टर सिर्फ तब सही है जब मास कांस्टेंट है। आप पूछोगे क्यों, तो मैं बोलूंगा रुक जाओ, तसल्ली करो, अभी सेकंड लॉ आने दो, समझा दूंगा। बोले ठीक है सर, तसल्ली कर लिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कुछ लिखने का भी ऐसा नीड है नहीं, आपके पास ऑलरेडी होगा। अब बेटा देखो एग्जाम्पल उठाते हैं। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में आपको प्रॉपर लेयरिंग बनानी पड़ेगी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। नहीं तो आपको लगेगा तो कि हाँ यार ये आसान चैप्टर है, पर आपके आंसर्स नहीं आएंगे। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? तो हम क्या करते हैं, अभी तक देखो मैंने सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पढ़ा है F = ma, और जो आप कई बार पढ़ चुके हो, 9 से पढ़ते आ रहे हो, करेक्ट। अब मैं उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूं कि उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है। ठीक, देखो आराम समझना, क्वेश्चन दूंगा उसके बाद वीडियो पॉज करके फटाफट से आंसर निकाल लेना, उसके बाद चेक करना है ना, बिल्कुल ही आसान सवाल। देखो आपको बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन। देखो क्या क्या निकालना है बेटा, अपने को निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच ब्लॉक इन द फिगर। यानी ये एक ब्लॉक का सिस्टम दे रखा है और बताना है कि बताओ भाई ये दोनों कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तीनों का तीनों ब्लॉक, और इनका एक्सेलरेशन कितना होगा। डेटा मैं दे देता हूं, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास बेटा 5 kg, ये मेरे पास 10 kg, ये मेरे पास कितना है 15 kg। इतनी बात समझ रही? 5, 10 और 15 किलो के 3 ब्लॉक देती है। इसके साथ साथ बेटा है ना, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे क्या किया बेटा, 900 न्यूटन की फोर्स दे दी, और बेटा यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर मैंने 300 न्यूटन की फोर्स लगा दी, करेक्ट। यानी यहां पे 400 न्यूटन, यहां पे 300 न्यूटन, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो दे दिया, और बोला कि तीनों का एक्सेलरेशन, इसके अलावा तीनों की नेट फोर्स और बतानी है। आप बोलोगे ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, एक बार कोशिश जरूर कर लेते हैं। तो मैं आपको आराम से टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो आप पॉज कर लो और बेटा इसको ट्राई कर लो, आराम से ट्राई करना है ना। और ऐसे मत सोचना कि यार क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मेरे से देखते हो जाएगा। आंसर निकाल लो ना, एक बार आंसर निकाल के वेरीफाई करते जाओ, लेवल तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। अगर आप सोचो मैं एकदम से उठा के ऐसा कॉन्सेप्ट डाल दूं जो आपको बिल्कुल ही नया लगे, है ना, तो इट वोंट हैपन, इट टेक्स टाइम। क्लियर माय पॉइंट? अंडरस्टूड? प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन। वीडियो पॉज कर लो मैं आगे बताऊंगा सोल्यूशन। बोले ठीक है सर। तो देखो हमको निकालना था एक्सेलरेशन। अच्छा मुझे बस एक बात बताओ अपने दिमाग से, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, एक बात बताना। जब इसको इधर धक्का दे रहे हो और उधर से भी धक्का दे रहे हो, तो नेट ये किधर चलेगा? नेट। बोले सर नेट तो 900 न्यूटन के हिसाब से चलेगा। मैंने कहा क्यों? भाई ताकतवर है, दुनिया में तो सब काम ताकतवर के हिसाब से होता है, दुनिया ऐसी चलती है। जो ज्यादा ताकतवर वो डोमिनेट करेगा। 900 न्यूटन ज्यादा ताकतवर, उधर धक्का देगी, पूरा सिस्टम उधर जाएगा। बोले ठीक।
दूसरी बात बताओ, क्या ये तीनों साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग चलेंगे? बोले सर साथ साथ चलेंगे। तो पक्का बात है, साथ साथ ही चलेंगे। मतलब ये तीनों साथ साथ चलेंगे? बोले हाँ चलेंगे। एक बार और चेक कर लो। बोले एक बार चेक कर लिया, ये तीनों साथ साथ चलेंगे। बेटा जब भी फिजिक्स में, मैकेनिक्स में एक से ज्यादा ब्लॉक एक साथ चलते हैं, आप उन सब को एक सिंगल ब्लॉक मान सकते हो, सिंगल सिस्टम मान सकते हो। बोले सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि अगर यहां पर इन तीनों को मैं चाहूं तो एक सिंगल ब्लॉक मान लूं, और कितने किलो का मान लूं? 10 और 15 20 और 5 25 किलो का। मैंने कहा यस, आप चाहो तो इन तीनों को हटा करके 25 किलो क्यूब, 15 और 10 25 और 5 30 होता है ना बेटा। मैथ्स नहीं आती क्या? है बिल्कुल बेसिक मैथ्स नहीं आती, जोड़ घटा सिखाया तुमको। अब देखो 30 किलो, समझ गए बात को? मतलब मैं इन तीनों की जगह एक 30 किलो का ब्लॉक मान लूं, करेक्ट। जैसे एक ब्लॉक माना बेटा, इसका तो एक ही एक्सेलरेशन आएगा, इसको कहते हैं कॉमन एक्सेलरेशन। बोले सर कॉमन क्यों? क्योंकि तीनों का एक जैसा एक्सेलरेशन है, इसलिए इसको कॉमन एक्सेलरेशन बोल दिया। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन होता है वो देखो कितना आसान है, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक। बोले कौन सा? बोले F = ma पढ़ा है, F = ma। और F = ma में a कितना है? F/m। बोले ओ हो सर, हमारी दिमाग की घंटी बजनी शुरू हो गई है, यानी इस a को हम F/m लिख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर आप पूछोगे सर ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने F/m लिख दिया, हम इधर दूसरी तरफ लिख देते हैं, लेकिन इसमें F का क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें M का क्या सिग्निफिकेंस है? अरे मैंने कहा भाई तुमने तो इन तीनों को एक मान लिया ना, अब अंदर क्या हो रहा है उससे मुझे क्या लेने देना? मेरे पास तो एक 30 किलो का ब्लॉक है, एक तरफ से 900 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एक तरफ से 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो जो यहां पर फोर्स बनेगा वो फोर्स तो नेट फोर्स ही बनेगा। जब आप F = ma लिखते हो तो उसमें F क्या होता है? नेट फोर्स। मास क्या होता है? टोटल। A क्या होता है? एक्सेलरेशन। बोले अच्छा सर, इसका मतलब यहां नेट फोर्स लिखना चाहिए। मैंने कहा यस बेटा। फिर आप बोलोगे सर नेट फोर्स तो बहुत ही आसान है, 900 माइनस 300। मैंने कहा बेटा माइनस क्यों किया? क्योंकि सर ये तो ऑपोजिट में लग रहा है ना। देखो आप देखो, 900 इधर लग रहा है, 300 इधर लग रहा है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही जवाब। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे F नेट हमेशा कितना हुआ? 900 माइनस 300 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हुआ बेटा? 30। तो देखो यहाँ से कितना जाएगा? 600/30 कितना आएगा? 600/30 आ जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट इसके अंदर किसी को भी? बोले नहीं सर, यहां तक एकदम क्लियर है कि कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। अब देखो कई बार मेरे से फिर बच्चे सवाल बोलते हैं, पूछते हैं कि सर आप ये बताओ कि ये जो फोर्सेस हैं इनको हमको मैग्नीट्यूड के रखना है कि डायरेक्शन रखना है कि क्या करना है? मैंने कहा बेटा डायरेक्शन हमेशा फिगर में शो कर दो, करेक्ट। और फिगर में डायरेक्शन शो करने के बाद यहां पे नेट जो रिजल्टेंट है वो लिख दिया करो। तो मुझे दिख रहा है कि 900 और 300 ऑपोजिट है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कितना लिख दिया? 900 माइनस 300 विच इज 600। 600/30 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहां से इफेक्टिवली मैंने क्या निकाल दिया बेटा? कॉमन एक्सेलरेशन। यानी अगर अभी कोई मुझसे पूछता है कि सर 10 kg का एक्सेलरेशन बताऊंगा, मैं बोलूंगा 20। बोले 15 का 20, 5 का 20, तीनों का एक जैसा आ गया। तो जब कभी भी एक से ज्यादा ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, आप तीनों को या उन ज्यादा ब्लॉक्स को क्या करोगे? एक सिंगल ब्लॉक मान करके चलोगे। आपको लग रहा होगा सर ये बहुत छोटा छोटा चीजें नहीं है। मैंने कहा यस, बट इसी से फाउंडेशन बनती है। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? अभी हल्के में ले लोगे, आगे परेशान हो जाओगे। तो ये छोटी हो सकता है आपको आती हो, फिर भी पूरी फोकस और एनर्जी के साथ सुनना है इसको प्लीज, राइट? रिक्वेस्ट, राइट? बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमें क्लियर हो गया है, यहां तक हमें क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें अगले पार्ट में पूछा गया था फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, यानी मुझे 5 kg पे भी फोर्स पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा मुझे 10 kg पे भी फोर्स पूछा गया और मुझे 15 kg पे भी फोर्स पूछा गया। बोले ठीक है बेटा, F का फिर से वही फॉर्मूला। बोले कौन सा फॉर्मूला सर? अभी तो बताया था F नेट इक्वल टू कितना? ma। बोले हाँ सर, लेकिन यहां पर मास किसका? अरे जिस पे फोर्स चाहिए, जब 5 kg पे फोर्स चाहिए तो 5 kg का मास, इसलिए इसको लिख दूंगा 5 × a और a का वैल्यू तो कितना है? बोले सर 20। यानी कितना फोर्स निकल करके आ गया? देखो बेटा 20 × 5 = 100 न्यूटन। बोले ठीक है सर। उसी तरह से बेटा जब 10 kg पे चाहिए तो देखो 10 kg का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका बेटा? 10 kg का। और टोटल ये देखो कितना निकल के आ गया? बोले सर 200 न्यूटन निकल के आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला 15 kg पे नेट फोर्स चाहिए, तो 15 kg पे नेट फोर्स चाहिए तो बेटा 15 मल्टीप्लाइड बाय फिर से कितना कर देंगे? 20। टोटल देखो कितना आ जाएगा? बोले सर 300। बेटा टोटल ऐड करो जरा, 300 + 200 + 100, इन तीनों को जब ऐड करोगे तो ये निकल के आएगा 600 न्यूटन। बोले सर 900 माइनस 300 भी 600 था।
मैंने कहा यस। अरे जो सिस्टम पे नेट लग रही है वही तो नेट तीनों की अलग अलग लगेगी, तीनों को जोड़ने पे भी वही आएगी। बोले ठीक है सर, अब हमको थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आ गया। अब देखो बेटा मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन है आसान, फिर भी बच्चे गलती करते हैं। कई बार जब ये बोला जाता है ना कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक्स, तो बच्चे एक दूसरे पे लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन फलाना डिब्बा पता नहीं क्या क्या निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना है। अगर आपसे एक्सेलरेशन बोला जाए बिना दिमाग लगाए, एक से ज्यादा ब्लॉक जो एक साथ चल रहे हैं उनको सिंगल ब्लॉक मानो। उसके बाद ए को लिख दो F/m, जहां पे F का मतलब है नेट फोर्स, राइट, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय m का मतलब है टोटल मास। बोले ठीक सर। एक बार एक्सेलरेशन आ गया, अब जब इंडिविजुअल फोर्स चाहिए, नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, तो फिर आप क्या करो, जिस ब्लॉक की फोर्स चाहिए, जिस ब्लॉक की फोर्स चाहिए बेटा, उस ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। करेक्ट, जिस ब्लॉक यहां पे 10 kg का चाहिए तो 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, यहां पे 15 का चाहिए था तो 15 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यू विल गेट द नेट फोर्स ऑन इंडिविजुअल ब्लॉक्स। तो इज क्लियर, 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो गलत नहीं करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, यही उम्मीद है आपसे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। बोले सर बिल्कुल, आराम से थोड़ा ब्रीदिंग करते रहना बेटा बीच में, इस तरह से तो तुमको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो मैं चल रहा हूं बेटा अगले पार्ट पे, है ना। देखो अभी मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। मैंने बताया मास इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम फोर्स क्या होता है, फिर F = ma बताया और उस पे एग्जांपल भी गिरा दिया। अब हम जा रहे हैं बेटा लॉज ऑफ मोशन पे। वी इफेक्टिवली हैव बेटा, हमारे पास 3 न्यूटन के नियम है कि लॉज है, करेक्ट। तो पहला जो नियम है बेटा वो हमारे किसी काम का ज्यादा है नहीं, फिर भी बस सुन लेते हैं, मैंने लिख दिया है, आप पढ़ लेना इसको। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये कहता है कि भाई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि कोई नेट अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे। करेक्ट, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट and in motion remains in motion until unless an external unbalanced force acts on it। बोले सर external unbalanced acts on it, बोले ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो हमेशा ही रुकी रहेगी। मैंने कहा बिल्कुल, ये मार्कर है ना, देखो ये रखा हुआ है हाथ में, तो रखा हुआ है ना, चलने लग गया कि अपने आप, सोचो अपने आप चल जाए, लेक्चर बंद करना पड़ जाएगा। समझे बात को, अपने आप नहीं चल सकता, ये जैसा वैसा वैसे ही रहेगा। करेक्ट, उसी तरह से बेटा अगर आप एक बार चल रहे हो तो हमेशा ही चलते रहोगे, है ना, हमेशा ही चलते रहोगे जब तक कि कोई फोर्स ना लगे। फिर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम बॉल को रोल करते हैं या एक ब्लॉक को स्लाइड करते हैं थोड़ी देर बाद रुक जाता है? अरे भाई फ्रिक्शन लगता है उस पे, घर्षण, एयर रेजिस्टेंस, तमाम तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस लगती है, जिसकी वजह से आप फ्री स्पेस में जाओ, ठीक, और वहां जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, बेटा वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, हमेशा चलता ही रहेगा। समझ गए मेरी बात को? ये जितने भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है बेटा, हम वैक्यूम में, फ्री स्पेस में हम अप्लाई करते हैं इनको। करेक्ट, क्लियर, एक्सटर्नल फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हुए। बोले सर ठीक है, एकदम 100% समझ आ गया। करेक्ट, और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, ये आपको भले ही हल्के में लग रहा होगा। इनफैक्ट चलो मैं बाद में ही बताऊंगा। वैसे अगर आपने देखा ना, ग्रेविटी एक मूवी बनी थी, राइट, और काफ़ी अच्छी मूवी थी। उसके अंदर बेटा बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि ना कैसे एक बार बॉडी मोशन में सेट हो जाती है तो वो अपने आप से रुकती नहीं है। उसके अंदर आई थिंक सैंड्रा बुलक इज द एक्ट्रेस, तो वो क्या करती है ना, एक कुछ कोलिजन टाइप होता है और वो घूमने लग जाती है, ठीक है, घूमने लग जाती है, और एक बार घूमने लग जाती है तो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। बहुत छोटा सा शॉट है ना, लेकिन बहुत अच्छा शॉट है। तो अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो यू कैन ट्राई इट। बाकी मैं वापस इस पे आ जाता हूँ क्लास के अंदर। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया हमको। बोले ठीक है सर, बॉडी जैसी वैसी की वैसी रहेगी, चलेगी तो चलती रहेगी, रुकेगी तो रुकी रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर, बात खत्म, साइड में करता हूँ। अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉ पे। करेक्ट, आने वाली कम से कम 10 से 12 से 15 स्लाइड है बेटा, इसी लॉ पे कहानी चलती है ना। सेकंड लॉ, थर्ड लॉ का भी बहुत थोड़ा सा यूज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए, ठीक है, अच्छे से समझ लो बेटा, है ना। इसे कहते हैं बेटा, इस लॉ को हम लोग कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ की अगर बात करें, इट स्टेट्स, है ना, इट स्टेट्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोले सर मतलब, देखो मतलब बताता हूं। बहुत बच्चे बोलते हैं सर सेकंड लॉ कहता है F = dp/dt, ठीक, ये जो पहले लिखा है ना, ये F है, जिसे मैं P लिख गया, तो F = dp/dt, ऐसा बच्चे कहते हैं। मैं कहता हूं गलत, ये लॉ नहीं है। लॉ होता है F प्रोपोर्शनल टू dp/dt। बेटा एक तो ये समझ लो कि जो लॉज होते हैं ना, लॉज, यू कैन नॉट चेंज देयर स्टेटमेंट्स, उनके स्टेटमेंट फिक्स रहते हैं। यू अंडरस्टूड? तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी बोला है तो प्रोपोर्शनैलिटी मतलब अगर आपको
एक न्यूमेरिकल आता है थ्योरेटिकल कि भाई आपको बोला जाए कि दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। बोल देता है कि भाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। क्लियर? बोले यस सर अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं गड़बड़ करेंगे इसको। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर के बेटा जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना, वो सिर्फ ये कहता है न्यूटन सेकंड लॉ कि F इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। दैट इज किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे अगर हमारे पास बेटा कोई भी एक सिस्टम है, क्या है, कोई एक सिस्टम, और इस सिस्टम पे बेटा बहुत सारी फोर्सेस लग रही है, लेट्स से F1 ऐसे लग रही है, F2 ऐसे लग रही है, कुछ F3 ऐसे लग रही है, तो ये जो अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, करेक्ट, इन सब का जब रिजल्टेंट निकालोगे यानी कि नेट फोर्स निकालोगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, dp बाय dt के। ये लॉ कहता है, ये कौन कहता है बेटा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम कहते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे ये बन जाता है F इक्वल टू dp बाई dt। बोले कि सर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा गया, मैंने कहा ठीक है लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा k, तो बेटा यहां से पता चला कि k का वैल्यू कितना था, 1 एक्सपेरिमेंटली। फिर बच्चों से कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि ये MKS में बनता कि CGS में बनता, दोनों में ही बनता बेटा ये। तो k का वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे अपने आप आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आएगा बेटा F इक्वल टू dp वेक्टर बाय dt। बोले ठीक है सर, यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट, हमें यह समझ आ चुका है कि न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt होता है नेट फोर्स। बोले हाँ, लेकिन अगर मैथमेटिकली जब लिखते हैं, है ना, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये k1 हो जाता है, तो इफेक्टिवली f वेक्टर कितना आता है, dp वेक्टर बाई dt आता है। मैंने बोला हाँ बेटा ठीक है, यही आता है। अब है ना, इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करने जा रहा हूं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ढंग से समझना, फिर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे आ जाऊंगा, फिर बस इसी के न्यूमेरिकल चलाते जाऊंगा, थर्ड लॉ एक और बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल चलूंगा। बोले ठीक है सर। देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने सिर्फ ये कहा कि कैपिटल F वेक्टर अभी अभी आपने बोला dp बाई dt है, अब ये आ जाएगा बेटा m इंटू वी वेक्टर। यहां से अगर देखेंगे तो बेटा ये बन जाएगा m dv बाई dt, करेक्ट, प्लस v dm बाय dt। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, है ना, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहां से बेटा अगर देखोगे बहुत ध्यान से तो इफेक्टिवली ये जो dv बाई dt है बेटा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोले एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो ये जो निकल के आया बेटा f, करेक्ट, इज इट इक्वल टू ma वेक्टर, ठीक है, ma वेक्टर हो गया, प्लस साथ में क्या आ गया बेटा, v वेक्टर dm बाय dt, करेक्ट। अब बेटा ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है फोर्स का। अब आप खुद देखो ma के अलावा भी तो है ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बता दें कि F इक्वल टू ma तब जब मास कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट होने पे dm बाई dt क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें दो चीजें हैं, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो बेटा फोर्स निकल के आता है तो फोर्स निकल के आता है v dm बाई dt, समझे बात को। और अगर बेटा इसी की जगह मुझे बोल दे नहीं मास कांस्टेंट है, तो बेटा फिर फोर्स निकल के आता है m इंटू e। बात समझ आती है कुछ? बेटा यही मैं उस टाइम कह रहा था कि आप सीधे सीधे रट मत लिया करो कि F इक्वल टू m, और क्वेश्चन दोनों तरह के बनते हैं। आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का है? बेटा आपके करिकुलम में बहुत प्रीडिफाइंड है। अगर आपसे सीधा सीधा बोला जाए कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो मतलब सीधे सीधे आपको क्या यूज करना है, F इक्वल टू ma यूज करना है। बोले ठीक है सर, ये कैसे पता चलेगा? मैंने कहा आपके पास बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एक पाइप है उसमें से पानी फ्लो कर रहा है, विंड फ्लो कर रही है, यानी कि किसी तरह से मास चेंज कर रहा है, रॉकेट प्रोपल्शन हो गया, जहां पे भी मास चेंज करेगा वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा बेटा v dm बाई dt। बोले ठीक है सर, कुछ अगर एग्जांपल्स करा दोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल कराऊंगा, बस एक बार थर्ड लॉ और बता दूं, फिर बेटा आगे एग्जांपल्स लेते हैं। आप प्लीज इस पार्ट को कॉपी कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो F इक्वल टू वी dm बाई dt। इनफैक्ट अगर आप में है थोड़ी पेशेंस तो मैं एक लेवल इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, है ना। कभी कभी बेटा इसको ऐसे भी लिखते हैं, अभी तो जैसे मैंने dm बाई dt लिख दिया v के साथ। कभी कभी क्या होता है बेटा, जो फोर्स होता है ना, v dm बाय dt, इसी को बेटा dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। बोले किससे? dx से। अब आप देखो dx बाई dt जो बनता है
इसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी। तो ये v और v मिलकर क्या बन जाता है, v स्क्वायर। तो इफेक्टिवली बेटा ये जो फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है ये बन जाता है F इक्वल टू वी स्क्वायर dm/dx। बोले सर ये भी काम आता है क्या? मैंने कहा यस। कभी कभी बेटा मास बोलता है कि लेंथ के साथ, डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। तो यहां पर देखोगे ना v dm/dt, यहाँ टाइम के साथ मास वेरी कर रहा है। यहां पर अगर देखोगे तो यहाँ v स्क्वायर dm/dx है, यहाँ लेंथ के साथ वेरी कर रहा है। तो अगर बोलता है kg पर सेकेंड तो v dm/dt, बोलता है kg पर मीटर तो v स्क्वायर dm/dx। बोले ठीक है सर, आप ना कॉपी कर लें। तो उसको बेटा आराम से कॉपी करके फॉर्मूलेस को लिख के और थोड़ा सा अपने ब्रेन को शांत करो ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर लो बेटा और हम आगे चलते हैं। मेरे जैसे आप वीडियो को चलाओगे तो आगे दिख जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अब मैं बात करने जा रहा हूं थर्ड लॉ। ये थियोरेटिकली ऐसे समझ लो, इस पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट ऑल हम लोग एंडिंग पे आ रहे हैं, बाकी सिर्फ न्यूमेरिकल चलेंगे। राइट, तो हम बात करने जा रहे हैं बेटा थर्ड लॉ की। राइट, थर्ड लॉ। तो देखो थर्ड लॉ एवरीबडी नोज, ये ऐसे कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। करेक्ट, हर एक एक्शन का बेटा क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। राइट, ये हमें सबको पता है। अब हम देखते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट चीजें जो थियोरेटिकली क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकती हैं और एक एग्जांपल जिसकी हेल्प से समझ आ जाए कि भाई ये एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है। तो बेटा मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया, देखो अच्छे समझना। हमने क्या किया, एक मैन ले लिया, एक मैन लिया और बेटा ये अभी क्या है, किसी बोट के एज पे खड़ा हुआ है। बोट के एज पे, ये एक बोट है और बोट के एज पे खड़ा हुआ है। ठीक है, कई बार आपने भी ऐसा देखा होगा कि हम बोट के एज पे खड़े हुए हैं और अब क्या किया, इस मैन ने आगे जंप किया। देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहा है, आगे जंप कर रहा है। तो जब आगे जंप करता है ना बेटा, तो ऐसा फील होता है कि ये जो बोट है ये कहां जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। करेक्ट, तो ऐसा होता है ना कि कभी अगर बोट में हम खड़े हैं, आपने अगर ट्राई किया हो, तो जब आप बोट से वापस बाहर निकलते हो, जंप करते हो, तो बेटा बोट थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है। करेक्ट, क्यों? क्योंकि आपने जब जंप किया, करेक्ट, तो आपने क्या किया, बोट को पीछे धक्का दिया और बोट ने आपको कहां धक्का दिया, आगे धक्का दिया। तो कुल मिला के आपके ऊपर रिएक्शन लगा और उसके ऊपर रिएक्शन लगा। समझे बात को? करेक्ट, और बेटा यही क्या क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट जो एक्शन रिएक्शन वाली कहानी है, इसी को अपन बोलते हैं थर्ड। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मैं बात करने जा रहा था, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला बेटा जो काम का पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वो है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हम देख चुके हैं कि भाई मैन के ऊपर फोर्स कहां लगेगी, आगे की तरफ। ठीक, और बेटा ये जो बोट है इस पे फोर्स कहां लगेगी, पीछे की तरफ। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक्शन एंड रिएक्शन साइमल्टेनियसली लगते हैं, साइमल्टेनियसली। करेक्ट, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कई बार बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि सर जो पहले लगता है वो एक्शन है और जो बाद में लगता है वो रिएक्शन। मान लो ये हाथ है, आया, इसको आके हिट किया, तो हिट करने में बेटा इसके ऊपर फोर्स इधर लगी, हाथ के ऊपर कहां लगी, आगे, और इसने इसके ऊपर कहां लगाया, पीछे। करेक्ट, मैं फिर से बता रहा हूं, ये ऐसे आया, इसने आगे इसको हिट किया, तो इसने इसको आगे धक्का दिया और इसने इसको पीछे धक्का दिया। करेक्ट, तो दिमाग में आता है कि सर जो पहले लगता है वो एक्शन है, जो बाद में लगता है वो रिएक्शन है। जबकि फैक्ट ये है कि बेटा दोनों सेम टाइम पे लगते हैं, साइमल्टेनियसली, देयर इज नो टाइम लैग, मतलब दोनों के बीच में समय में कोई अंतर नहीं है। समझ गए मेरी बात को? इसलिए बेटा हम कभी भी ये देख के नहीं बता सकते कि कौन सा एक्शन और कौन सा रिएक्शन। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट? ये तो आपको पूछना पड़ेगा ऑब्जर्वर से। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर आप आदमी से पूछोगे तो वो बोलेगा कि जो मैंने बोर्ड पे लगाया वो एक्शन था और जो मुझ पे लगा वो रिएक्शन था। लेकिन अगर बोर्ड से पूछोगे तो बोर्ड बोलेगा जो मैंने आदमी पे लगाया वो एक्शन था और जो मुझ पे लगा वो रिएक्शन था। यानी जिससे पूछोगे उसके द्वारा लगाया गया एक्शन होता है और उस पे लगने वाला रिएक्शन होता है। बोले सर क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, एक्शन रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज हैंस कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। बोले क्यों? देखो बेटा, इसके ऊपर जो लग रहा था ये एक कोई एक्शन रहा होगा, हो सकता है रिएक्शन हो कोई एक, और ये जो लगा ये रिएक्शन था। यानी एक्शन बेटा लगा आदमी पे और रिएक्शन कहां लगा, बोर्ड पे, या इसका उल्टा। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है। जब अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है तो फिर बेटा कैंसिल आउट नहीं कर सकता। यू अंडरस्टूड द पॉइंट? हाँ, अगर तुमने इस पूरे को एक सिस्टम ले लिया
तो फिर कैंसिल कर सकता है, लेकिन तब फिर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तब तो ये इंटरनल फोर्स बन गया ना, ये इन दोनों के अंदर का मामला है, बाहर कोई फोर्स ही नहीं लगे, राइट। तो इफेक्टिवली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि बेटा कभी भी एक्शन रिएक्शन कैंसिल आउट नहीं कर सकते। इसके बाद बेटा लास्ट है ना, लास्ट बट इंपॉर्टेंट, मैं ये बोर्ड क्लियर करने जा रहा हूं बेटा, लास्ट बट इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स की, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बताओ आइडेंटिफाई करो कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, थोड़ा सा तमीज से तरीके से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने कहा ये अर्थ है, अर्थ, इसके ऊपर हमने क्या किया बेटा, एक कोई ब्लॉक रखा, अच्छा ब्लैक कलर का आ गया क्या, हमने इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक रखा और उसके ऊपर एक और छोटा ब्लॉक रखा। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनना ना, आराम से। ये ब्लॉक 1, ये 2, अर्थ 3, करेक्ट। आराम से अब फोकस करके, काफी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। हमने कहा 1 पे अगर देखेंगे, 1 का मास m1 मानते हैं, तो इसके ऊपर नीचे लग रहा था m1g। बोले ठीक है सर, बेटा mg लगता है ना नीचे वेट डाउनवर्ड, बोले ठीक। इसके अलावा बेटा जब इस ब्लॉक ने दूसरे ब्लॉक में रखा था, तो ये ब्लॉक जब नीचे जाना चाहेगा तो धक्का देगा ना नीचे, ये 1 2 को कहां धक्का देगा, नीचे, तो 2 चुप थोड़ी बैठेगा, 2 1 को कहां धक्का देगा, ऊपर, यानी 1 के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी जिसे हम कहते हैं n1। अब n1 को n क्यों बोलते हैं वो अभी छोड़ दो, इसको वैसे नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, बट तुम मान लो कि ऊपर लग रही है एक फोर्स, उसको क्या बोल दिया, n1 बोल दिया, बोले ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि जो 1 ने 2 पे लगाया है ना, ये तो इसका खुद का m1g था, खुद का वेट, करेक्ट। इसके अलावा इसके ऊपर क्या लगा, n1 लग गया, किसने लगाया, इस टेबल ने लगाया। तो अब बच्चों से पूछा जाता है कि क्या n1 और m1g एक्शन रिएक्शन है, ये बच्चों से सवाल पूछा जाता है, और बच्चे कहते हैं हाँ सर देखो इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन वो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। कारण समझो बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर दो सेम बॉडीज के बीच में लगता है ना। देखो यहाँ पे मैन और बोट के बीच में लगा था, किस किस के बीच में, बोट और मैन के बीच में, करेक्ट। यहां पर ये जो m1g है ये किसकी वजह से लगा, ये अर्थ की वजह से लगा। भाई अर्थ ने पकड़ के इसको m1g से खींचा ना, तो ये तो क्या लगा, अर्थ की वजह से लगा। बोले हाँ सर। इसके अलावा ये जो n1 था ये तो टेबल नहीं लगाया बेटा, ये किसने लगाया, टेबल ने। मतलब ये तो लगाया टेबल ने, और ये किसने लगाया, m1g जो था ये अर्थ ने लगाया। तो बेटा आप खुद सोचो, ये जो m1g है ये तो ब्लॉक और अर्थ के बीच की है, और ये जो n1 था ये 1 और 2 के बीच की है, तो ये तो 3 अलग अलग बॉडीज के बीच की है ना, तो ये तो एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। बोले हाँ सर ये तो समझ आ रहा है कि ये दोनों नहीं हो सकते, पर ये नहीं समझ आया कि फिर कौन सा होगा। मैं समझाता, अर्थ ने ब्लॉक को m1g से खींचा, तो ब्लॉक अर्थ को वापस m1g से ऊपर खींचती है। मैंने बोला फिर से बताता हूं, अर्थ ने ब्लॉक को m1g से खींचा, और बेटा ब्लॉक ने भी अर्थ को वापस m1g से खींचा। तो बेटा ये जो पेयर बना है, ये इस mg का और इस mg का जो पेयर बना है, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ गए, क्योंकि ये दोनों ही ब्लॉक और अर्थ के बीच में लग रहे हैं। अर्थ ने ब्लॉक को खींचा, ब्लॉक ने अर्थ को खींचा, बात वहीं खत्म हो गई। बोले ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया। इसके अलावा सर क्या n1 का भी रिएक्शन पेयर बता सकते हो। मैंने कहा यस, इस ब्लॉक पे रिएक्शन, ये मतलब n1 ऊपर लग रहा था 2 की वजह से, तो बेटा 1 भी तो 2 पे कुछ फोर्स लगाएगा, 1 भी तो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। अब ये वाला n और ये वाला n, यानी ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे पे जो लगाया, नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर पे जो लगाया, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए। बोले सर अब समझ आ गया, एक्शन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि आप दो बॉडीज आइडेंटिफाई करो और दोनों जो आपस में फोर्सेस लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उनको एक्शन रिएक्शन कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, ब्लॉक और अर्थ के बीच में mg का एक्शन रिएक्शन, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में n1 का एक्शन और रिएक्शन। सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब 100% क्लियर है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, राइट। तो आई होप यहां तक थर्ड लॉ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, राइट। देखो अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से ज्यादा हम बस थियरी वाले पार्ट पे लगे हुए हैं। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और अब बेटा ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल पार्ट ही चलेगा, राइट। तो अब थोड़ा सा ना कॉपी पेन उठा लो अगर अभी तक नहीं उठाया, क्योंकि अब जैसे जैसे क्वेश्चन देंगे यू विल हैव टू ट्राई दोस क्वेश्चंस, राइट, देन ओनली यू विल बी एबल टू लिंक, राइट। बोले ठीक है सर आगे बढ़ो, चलो ठीक है। देखो बेटा पहला जो एग्जाम्पल आता है ना, पहला जो क्वेश्चन आता है उसे उठाते हैं।
पहले तरह का जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो आएगा इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज फोर्स के ऊपर व्हेन मोमेंटम इज फंक्शन ऑफ टाइम। बोलेगे सर ऐसे नहीं समझ आता, मैंने कहा आएगा भी नहीं, मैं समझाता हूं एग्जाम्पल देके। आपको ये बोला जाएगा बेटा, आपको ये बोला जाएगा कि P इज गिवन एज, मोमेंटम दे रहा हूं, कितना दे रहा है बेटा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये अपने को मोमेंटम दे दिया गया। और अपने से बोला गया कि भाई अगर मोमेंटम दिया है तो आप सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले फोर्स निकालो। कब निकालो बेटा, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बेटा जैसे ही एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स बोलता है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भाई 2 सेकेंड का मतलब हुआ कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ इंस्टेंटेनियस। बोले ठीक है सर, मतलब आपको यहां पे इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि F बताओ लेकिन 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स तक बता दो। बोले 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स तक, बोले यस। बेटा जैसे ही 0 से 2 सेकेंड बोलता है, क्या एक टाइम इंटरवल दे रहा है? बोले हाँ सर टाइम इंटरवल तो दे रहा है। बेटा कोई भी चीज अगर टाइम इंटरवल में पूछी जाए, एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक पूछी जाए, तो उसके लिए आपको क्या बताना पड़ता है, एवरेज बताना पड़ता है। इसका मतलब ये बोल के नहीं बताएगा कि इंस्टेंटेनियस निकालो कि एवरेज, आपको टाइम ऐसा देगा। एक टाइम बोलता है मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस। टाइम इंटरवल देता है, इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज। क्या मेरी बात समझ आती है? तो दीज आर टू थिंग्स जो आपको निकालनी है। अब बेटा मैं आपको समय दे रहा हूं, आप थोड़ा सा 1 आध मिनट में वेट भी कर लेता हूं। आप क्या करो, मैं एग्जैक्टली 1 मिनट दे दूंगा आपको, ठीक है? आप प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो और वीडियो भी पॉज मत करो। मैं 1 मिनट के लिए वेट कर लेता हूं आपके लिए, राइट? बट मेक श्योर कि यू सॉल्व इट प्रॉपर्ली, जितना आपको आता है उसके बेसिस पे। बोले ठीक है सर। बोले सर कोई हिंट देना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल, सेकंड लॉ मैंने क्या फॉर्मूला बताया, F इक्वल टू dp बाई dt, करेक्ट? उसको यूज कर सकते हो। बोले ठीक है सर हम करते हैं। टाइम शुरू हो चुका बेटा तुम्हारा। बेटा 40 सेकेंड जा चुके, 1 मिनट होने वाले। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा आई थिंक आपको 1 मिनट दे दिया गया है, और बेटा एग्जाम में टाइम ऐसे ही जाता है ना? एक्चुअल में बेटा कभी भी मैं वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन करने के लिए टाइम नहीं देता। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि बेटा 1 मिनट पता भी नहीं चलता, एग्जाम में निकल जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में घंटी बजे कि सर इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, और वो तभी होगा जब आप थॉरोली रिवाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हम वापस आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। देखो कैसे करना है। जैसे ही बोलता है बेटा एफ निकालो, है ना, जैसे ही बोलता है एफ निकालो, हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, एफ कैन बी रिटन एज बेटा डीपी बाई डी टी, राइट? सेकेंड लॉ, डीपी बाई डी टी डिफरेंशिएट करोगे, 2t स्क्वायर का कितना 4t, 3t का कितना 3, तो यानी ये कितना आ जाएगा बेटा 4t प्लस 3। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता बेटा, डिफरेंशिएशन की वीडियोस देख लेना, बेसिक मैथमेटिक्स में पूरा डाला हुआ है, राइट? वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, राइट, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स, देख लेना। आ गया 4t प्लस 3। अब बेटा करना ही क्या है, देखो टाइम आपको दे रखा है ना 2 सेकंड, सीधे उठा के यहाँ पे t का वैल्यू कितना डाल दो 2 सेकंड। जैसे ही 2 सेकंड डालोगे बेटा 8, 4 दूनी 8 कितना होता है, मतलब 4 दूनी 8 होता है, प्लस 3 11। समझ गए बात को? तो यू कैन राइट 11 न्यूटन। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा एवरेज की जब बात करेंगे, एवरेज के लिए देखो हमसे सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि वी शुड राइट डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो जब आप डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखते हो बेटा, इसको आप लिख सकते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना, डेल्टा टी। अब आप बोलोगे सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मतलब, देखो मैं बताता हूं, हटा दो उसको यहां से। डेल्टा का मतलब बेटा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो देखो 0 से 2 सेकंड की बात करनी थी, तो इसलिए फाइनल का मतलब P2 माइनस का मतलब 0 डिवाइडेड 2 माइनस 0। अब आप बोलोगे सर P2 P0 का क्या करें? अरे करना क्या है, यहाँ 2 डालोगे तो P2 मिलेगा, यहाँ 0 डालोगे तो P at 0 मिल जाएगा। तो 2 अगर डालोगे 2 2 4 2 8, ये तुम खुद कर लेना। ठीक है, ये बेटा अपने आप से सॉल्व कर लेना,
राइट तो कुल मिलाकर के आपको कुछ करना नहीं है, 2 और 0 बेटा जैसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P, इसे यहां सब्स्टिट्यूट करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, आपको फोर्स या बल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो बेटा इस तरह का पहला सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर कुछ नहीं दिया होगा, सीधे सीधे बोल देगा मोमेंटम की इक्वेशन दे रखी है और इतने टाइम पे फोर्स निकालो, मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब dp बाई dt, बोलेगा इतने से लेके इतने टाइम तक फोर्स निकालो, मतलब इंटरवल, मतलब कितना एवरेज, तब क्या करेंगे डेल्टा p बाई डेल्टा t, और इसी को लिख सकते हैं p फाइनल माइनस p इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। आई होप दिस इज क्लियर? बड़े यस सर 100% क्लियर। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, पानी वानी पी लो और मैं फिर से एक एग्जाम्पल दूंगा और आप सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, देखो बेटा अब की बार मैं बात करने जा रहा हूं वेरियस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। आप बोलोगे अच्छा ठीक है सर ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने कहा यस। देखो कैसे आएंगे थोड़ा सा समझना, पहले थोड़ी थ्योरी बताता हूं फिर ग्राफ पे आऊंगा। ऐसे समझो बेटा कि अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनोगे, है ना, ये लो, हम क्या करते हैं बेटा, कोई एक ऐसा बेसिक सा ग्राफ ले लेते हैं, एकदम ही बेसिक सा, ठीक है, कुछ ग्राफ होगा। तो मैंने कहा कोई एक ऐसा ग्राफ है और किस किस के बीच में बेटा, ये P और T के बीच में ग्राफ, ध्यान से सुनना। तो बेटा P और T के बीच में अगर ग्राफ है तो इस ग्राफ का कुछ स्लोप भी होगा, बोले यस सर। और बेटा स्लोप क्या होता है किसी ग्राफ का, dy बाई dx, बोले हाँ सर। लेकिन यहाँ y की जगह क्या लिखा है P, यहाँ x की जगह लिखा है T, ये किसकी जगह है बेटा, ये x की जगह लिखा हुआ है, ये किसकी जगह लिखा हुआ है, y की जगह लिखा हुआ है। तो इफेक्टिवली बेटा जो स्लोप है क्या वो dp बाई dt मिल जाएगा, बोले यस सर मिल जाएगा। अब आप बताओ मुझे dp बाई dt क्या था, बोले सर dp बाई dt तो फोर्स था। मैंने कहा गलत, dp बाई dt इंस्टेंटेनियस फोर्स था। वर्ड को मत छोड़ना बेटा, यानी यहां पर जो निकलेगा ये आपको मिलेगा बेटा इंस्टेंटेनियस फोर्स। बोले ठीक है सर, मतलब बेटा जब कभी भी आपके पास लेट से मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे रखा है, करेक्ट, तो अगर आप इसका स्लोप निकालोगे किसी पॉइंट पे, स्लोप का मतलब तो समझते हो बेटा टेंजेंट, आई होप सबको पता होगा स्लोप का मतलब। तो स्लोप मतलब कोई एक अगर टेंजेंट लोगे, राइट, तो उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बेटा जितना भी थीटा होगा उसका tan थीटा, यानी सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हो tan थीटा। और बेटा ये कितना होगा dp बाई dt, और ये क्या बन जाएगा इंस्टेंटेनियस फोर्स बन जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? बोले यस सर क्लियर। अच्छा इसके अलावा बेटा इसका उल्टा भी दे सकता है। बोले सर उल्टा का मतलब मैं समझाता हूँ। उल्टे का मतलब बेटा ये है कि आपको फिर से क्या करेगा, एक बेसिक सा ग्राफ दे देगा, ठीक है, और थोड़ा सा चेंज कर देगा। अब की बार थोड़ा सा चेंज क्या कर देगा बेटा, अब की बार बोलेगा y एक्सिस पे तो x f है और x एक्सिस पे क्या है t दे रखा है, ठीक। बोले क्या क्या दे दिया, f और t दे दिया। और अब की बार क्या किया गया, फिर से कोई एक ग्राफ दे दिया हमको ऐसा, और अब बोला कि ठीक है एक काम करो चेंज इन मोमेंटम निकाल दो। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा दिमाग से सुनोगे, ठीक, तो अब की बार बेटा हमें पता है कि F इक्वल टू कितना था, डेल्टा P बाई डेल्टा T लिख सकते हैं एवरेज के लिए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की बात करनी है। बेटा यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो डेल्टा P को क्या F डेल्टा T लिख सकते हो, बोले यस सर, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहां से अगर देखोगे तो F डेल्टा T इज इफेक्टिवली ग्राफ के अंदर क्या निकल के आता है सर, एरिया निकल के आता है, ठीक है। अब बेटा इतना बेसिक ग्राफ आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप देख लो वीडियोस, यू गो थ्रू देम, बुक से पढ़ लो, जहां से मर्जी पढ़ लो, बट ये आपको पता होना ही चाहिए, करेक्ट। तो कभी भी बेटा F डेल्टा T अगर निकालोगे तो दैट विल गिव यू एरिया अंडर द कर्व। तो कुल मिलाकर के यहां से दो चीजें निकल के आ गई कि अगर PT ग्राफ है तो उसका स्लोप फोर्स देता है, इंस्टेंटेनियस फोर्स। अगर FT ग्राफ दे रखा है तो FT ग्राफ का जो एरिया है वो चेंज इन मोमेंटम देता है। सो दिस इज हाउ टू न्यूमेरिकल्स कैन बी फॉर्म्ड बेस्ड ऑन दीस ग्राफ्स ओनली। अब देखो इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, एग्जांपल देता हूं, आंसर आप खुद से निकालोगे और कमेंट बॉक्स में डालोगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका सही है कि गलत है, राइट, क्लियर। तो ये कॉपी कर लो बेटा एक बार अच्छे से, ये कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, और मैं आगे बढ़ता हूं, है ना, एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। जस्ट 1 सेकेंड। देखो बेटा पहला तो ये दे रखा है ऐसा कुछ, ये बेसिकली PT ग्राफ अपने को दे रखा है। बेटा ये जो दे रखा है ये P है, ये जो है ये T है,
राइट। वैल्यू जो दे रखी है बेटा टाइम की, यहाँ पे दे रखा है 5 सेकेंड्स, यहाँ दे रखा है 15 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम किसके अंदर है? सेकेंड्स में। क्लियर। इसके साथ साथ बेटा यहाँ जो मोमेंटम दे रखा है ये दे रखा है 20, करेक्ट। मोमेंटम की अगर बात करेंगे तो बेटा मोमेंटम कितना बताया? एफ डेल्टा टी होता है ना, तो आप सीधे लिख न्यूटन सेकेंड लिख सकते हो, ठीक है। न्यूटन सेकेंड, 20 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। आपको बोला गया है बेटा देखो क्या क्या बताना है, अपने को फोर्स बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे कितना होगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा फोर्स अगर देखेंगे तो t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे कितना होगा, है ना। कितने पे? 10 सेकेंड्स। यानी ये दो अलग अलग टाइम है, 2 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स, जहां पे अपने को क्या बताना है बेटा? फोर्स का वैल्यूज बताना है। आप एक बार इसको ट्राई करो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है, और फिर उसको भी देखना, ठीक है ना। देखो बेटा ठीक है बेटा। तो देखो मैंने दो क्वेश्चन बना दिए आपके लिए, राइट। एक बार पीटी ग्राफ दिया है और एक बार आपको एफटी ग्राफ दिया है। ये तो बता ही चुका हूं कि पीटी में आपको 2 सेकंड्स और 10 सेकंड्स पे क्या बताना है? फोर्स बताना है। और बेटा जहां तक अगर हम बात करते हैं एफटी ग्राफ के लिए, राइट, तो इस एफटी ग्राफ में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है? आपको बेसिकली चेंज इन मोमेंटम बताना है। क्या क्या बताना है बेटा? चेंज इन मोमेंटम, राइट। और जो चेंज इन मोमेंटम बताना है बेटा, ये पहले कहां से कहां तक चाहिए? 0 से लेकर के 10 सेकंड्स तक। उसके बाद बेटा कहां से कहां तक चाहिए? 0 से लेकर के 15 सेकंड्स तक। क्लियर बेटा। तो ये मैं 4 पार्ट्स दे रहा हूं आपको करने के लिए। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके जो भी आपके आंसर्स आए उसे कमेंट बॉक्स में डालना, और मैं ये इंश्योर करूंगा कि पर्सनली आई आंसर ऑल द स्टूडेंट्स कि आपके आंसर सही है कि गलत है, राइट। तो दीज आर दी क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर स्लोप लगेगा, करेक्ट, डीपी बाई dt, और यहां पर क्या आएगा? एरिया अंडर द कर्व। ध्यान रखना कि बेटा जो एरिया ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो नीचे होता है वो नेगेटिव, यानी कि विद साइन आपको डालना है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब आप इसको करो। मीनवाइल बेटा मैं बढ़ता हूं अगले एग्जाम्पल के ऊपर, राइट। देखो बेटा अगला जो एग्जाम्पल है अपना, है ना, ये एक बहुत ही बेसिक सा और कॉमन सा एग्जाम्पल है, थोड़ा अच्छे से समझना, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बहुत आसान एग्जाम्पल है। हमें क्या बोला गया बेटा? एक प्लेट जैसा कुछ दे रखा है, ठीक है। वी हैव 1 प्लेट, ऐसा कुछ, ठीक। और हमें ये बोला गया है कि बेटा ये जो प्लेट है ना, इसको आपने क्या कर रखा है? इक्विलिब्रियम में रख रखा है, ठीक है। हाउ? बाय फायरिंग n बुलेट्स पर सेकेंड। मतलब इस प्लेट पे आपने क्या किया बेटा? कोई छोटी छोटी बुलेट्स होंगी, है ना, एक m मास की है एक बुलेट, वो क्या करती है बेटा? जाती है v स्पीड से, टकराती है, और इस टकरा के इस प्लेट को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करती है। बोले सर इक्विलिब्रियम में क्यों रख रही है और कैसे रख रही है वो बताओ जरा, समझा दो। ये प्लेट है ना, मान लो प्लेट है। अगर इस प्लेट का ये मार्कर है, मान लो इसको छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा ना, गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी पकड़ के इसको नीचे खींच रही है। तो अगर मैं इसको छोड़ने के साथ साथ ऊपर बुलेट्स फायर कर रहा होता तो ये बुलेट कहां धक्का देती है? ऊपर। तो इस प्लेट पे जो ये बुलेट्स है ये कहां धक्का दे रही है? ऊपर धक्का दे रही है, करेक्ट, जो कि इसके वेट को काउंटर कर रहा है। मतलब इसका जो mg नीचे लग रहा है उसको अपोज कर रहा है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो हमने क्या किया बेटा? ऐसी अगर बुलेट्स को हम लोग देखें तो ऐसी n बुलेट्स को हम पर सेकंड फायर कर रहे हैं। पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है? बोले सर n बुलेट फायर हो रही है, ठीक। अब हमने क्या किया बेटा? हमें n का वैल्यू बताना है। अगर बुलेट रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड आफ्टर हिटिंग द प्लेट, मतलब जब ये बुलेट हिट करती है तो हिट करने के बाद क्या करती है बेटा? वापस आ जाती है, रिबाउंड करती है सेम स्पीड के साथ। यानी ये इसको हिट करती है और फिर वापस सेम स्पीड के साथ पीछे की तरफ आती है। डू यू गेट द पॉइंट? इसका मास कितना है बेटा? प्लेट का मास मान लेते हैं कैपिटल M, बुलेट का मास कितना मान लेते हैं? स्मॉल m। अब अपने को बताना है कि भाई कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड फायर करनी चाहिए। तो देखो अच्छे से समझना बेटा, इस प्लेट की अगर मैं बात करता हूं कैपिटल M की, तो बेटा नीचे की तरफ क्या लगेगा?
बोले सर कैपिटल mg लगेगा। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स बाय बुलेट्स। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, एक दूसरे को क्या कर दे बेटा, कैंसिल आउट कर दे, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कि कैसे एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। तो बेटा जहां तक बात करते हैं राइट, फोर्स ऑन बुलेट ये किसके बराबर आनी चाहिए, mg के। जहां तक फोर्स ऑन बुलेट की बात करते हैं, अच्छे से समझना बेटा, तो फोर्स ऑन बुलेट का मतलब आप कह सकते हो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर ये तो बुलेट पे फोर्स निकलेगी अगर आपने डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ऑफ बुलेट किया तो। मैंने कहा हाँ बात सही है, बट क्या फोर्स ऑन बुलेट इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्लेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन? मतलब ये कि जितनी फोर्स बुलेट पे नीचे लगेगी उतनी फोर्स तो प्लेट पे ऊपर लगेगी। तो इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ ये यूज करने जा रहा हूं कि फोर्स के लिए डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बुलेट का यूज कर लेते हैं, करेक्ट, मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें पता है कि वही फोर्स बराबर होगी फोर्स ऑन प्लेट के। अब ये जो डेल्टा पी है, अब ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना अच्छे से। मैं यहां लिखने जा रहा हूं डेल्टा पी कैसे निकालेंगे। डेल्टा पी के लिए बेटा आप लिखते हो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोले यस सर। पी फाइनल देखो नीचे की तरफ है, इसलिए लिखना पड़ेगा माइनस एम वी। बोले यस सर। माइनस इनिशियली कहां है बेटा, ऊपर की तरफ, इसलिए इसको कितना लिखना पड़ेगा, प्लस एम वी। तो इफेक्टिवली बेटा जब इसको देखेंगे तो ये कितना निकल के आ गया, -2mv। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए हम उठा करके कितना लिख देते हैं, 2mv। कोई दिक्कत? ये एक बुलेट का आया है, एक बुलेट का। ऐसी कितनी बुलेट फायर की गई सर, n बुलेट फायर की गई, n कितनी, n बुलेट फायर की गई, लेकिन कितने समय में, पर सेकेंड, एक सेकेंड में। यानी कि टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेकेंड। और ये किसके बराबर आ गया बेटा, कैपिटल mg। डू यू गॉट द पॉइंट? यानी कि इस इक्वेशन को अब अगर आप सॉल्व कर लो तो यहां से स्ट्रेट अवे आपको स्मॉल n का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू आ जाएगा बेटा कैपिटल mg डिवाइडेड बाय 2m स्मॉल v। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू बेटा। सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स कैन बी आस्क्ड, राइट, जहां पर क्या किया जा रहा है बेटा, फोर्स तो यूज हो रही है लेकिन फोर्स में dp बाई dt या डेल्टा p बाई डेल्टा t, यानी सेकंड लॉ का फॉर्मूला जो निकला है हमारा डेल्टा p बाई डेल्टा t, उसको यूज करके फोर्स का वैल्यूज निकाला गया। अंडरस्टूड माई पॉइंट? सो बेटा दिस इज हाउ इट कैन बी यूज, इट कैन बी आस्क्ड, राइट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बेटा इसको कॉपी कर लो, समझ लो, और उसके बाद ही बेटा क्लास के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। चलो देखो बेटा ये लास्ट पार्टी है अपना आज के क्लास का, है ना, लास्ट पार्टी है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से स्टार्ट करेंगे, विच इज रियली मतलब आई विल से कंपैरेबली मोर इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो जैसे जैसे क्लास आगे जाती जाएगी बेटा ये मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बढ़ती जाएंगी, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हमको बेसिक से ही करना है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो देखो जरा, हमने कहा बेटा कि ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको नहीं कह रहा था कि F के दो फॉर्मूले हैं, आप याद करो। एक बार मैंने कहा था कि मास इनटू एक्सेलरेशन यूज करना अगर मास कांस्टेंट है तो, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर v dm बाई dt यूज करना, करेक्ट। ये बेटा उसी तरह का एक एग्जांपल है। लेट्स से हमारे पास ये बोला गया कि भाई ये कोई फायरमैन है ना, कोई आदमी है, और वो बेटा क्या एक वाटर पाइप लेके खड़ा हुआ है। तो जब पाइप लेके खड़े होते हैं तो आपको कभी ध्यान दिया हो आपने, तो बेटा जब आग वाग बुझाते हैं ना, जो बड़े पाइप होल्ड करते हैं, 4-4 लोग पकड़ते हैं एक पाइप को, 4-4 लोग। कारण क्या है बेटा कि जब पानी आगे की तरफ जाता है तो पाइप को कहां धक्का देता है, पीछे की तरफ धक्का देता है। यानी कि इस वाटर को जब ये आगे जाएगा v स्पीड से, तो बेटा ये जो मैन है इसे होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F फोर्स। कभी कभी आपसे फोर्स पूछता है, समझे मेरी बात को। तो बेटा ये फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, है ना। देखो आराम से समझ लो, इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को आप हमेशा लिख सकते हो dp बाई dt, करेक्ट। इस वाले केस में बेटा हम लिख सकते हैं v dm बाई dt। आपको ये गिवन होगा कि ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है, ये खुद बोल देगा विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, फलाना ढमका टाइप। अब यहाँ पे जो बेटा v की बात करेंगे, v की, तो बेटा v तो अपन ने v मान ही रखा है। जहां तक मास की बात करते हैं, राइट, बेटा मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। हमने लिख दिया डेंसिटी, करेक्ट, इंटू कितना कर देंगे बेटा, इंटू वॉल्यूम कर देंगे, वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम को क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ लिख दो, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बोले कौन सा क्रॉस सेक्शन, मैंने कहा ये कोई क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने, एक कोई रैंडम क्रॉस सेक्शन माना और इसका एरिया इंटू इसका लेंथ लिख दिया। बोले कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो ठीक है, ऑब्वियस ही चीज है, लिख सकते हैं। अब देखो एक स्टेप आगे बढ़ते बेटा, ये जो v है ये बाहर निकालते हैं, रो है ये बाहर निकालते हैं, एरिया बाहर निकालते हैं, करेक्ट, और बच जाएगा dl बाई dt।
कोई दिक्कत? बेटा dl by dt मतलब रेट ऑफ चेंज अलॉन्ग लेंथ। बोले यस। बेटा रेट ऑफ चेंज अलॉन्ग लेंथ का मतलब तो बेटा स्पीड नहीं हो गया? बोले हाँ सर बिल्कुल स्पीड हो गया। मतलब यानी कि ये भी अपने पास v बन गया, यानी इफेक्टिवली v स्क्वायर रो ए, ये फॉर्मूला मिल गया। बेटा ये जो फोर्स निकल के आती है ना, इसे याद ही रखा करो कि रो कैपिटल ए v स्क्वायर, है ना, रो कैपिटल ए इंटू कितना बेटा v स्क्वायर। ये कौन सी फोर्स है बेटा? ये वो फोर्स है जो एक पाइप को होल्ड करने में लगती है। इसी का उल्टा भी बोल सकता है कि ये पाइप आदमी पे कितना फोर्स लगाएगा, वो भी यही होगा। अगर ये पाइप में से पानी गया और यहाँ एक दीवार लगा दी और बोला कि दीवार पे कितना फोर्स लगाएगा, तो भी कितना, रो ए वी स्क्वायर। कभी कभी और कॉम्प्लेक्स कर देगा, बोलेगा ये पाइप से पकड़ा हुआ है, पानी वी से जाता है, दीवार से टकराता है और टकरा के वापस उतनी स्पीड से आता है, तो फिर कितना हो जाएगा, 2 रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। डू यू गेट द पॉइंट? तो इफेक्टिवली रो ए वी स्क्वायर का मतलब है कि जब वाटर जेट जाता है एक बार तो कितना फोर्स लगाता है। करेक्ट। अगर दीवार से सिर्फ टकरा के पानी रुक जाता है तो रो ए वी स्क्वायर, दीवार से टकरा के वापस आता है तो 2 रो ए वी स्क्वायर। अगर आप मैन के ऊपर देखोगे तो एक ही बार तो लगाएगा, तो कितना, रो ए वी स्क्वायर। ये तीनों पार्ट एक ही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। फोर्स अप्लाइड बाय वाटर जेट ऑन मैन, रो ए वी स्क्वायर। फोर्स रिक्वायर्ड बाय मैन टू होल्ड द पाइप, रो ए वी स्क्वायर. If this water jet goes and hits the wall, then force applied by water jet on wall, रो ए वी स्क्वायर. अगर हिट करने के बाद वापस रिबाउंड करता है सेम स्पीड से तो 2 रो ए वी स्क्वायर. बोले सर हम अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, अगर नहीं लिखा है वीडियो रिवाइंड करके बेटा एक एक करके चारों पॉइंट लिख लेना. क्वेश्चन आते हैं, फालतू परेशान होगे उस टाइम. अगर पता रहेगा तो इजीली हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा. बोले ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है, 100% क्रिस्टल क्लियर. करेक्ट. अब बेटा इसके आगे जब हम चलेंगे, इसके आगे वाला जो पार्ट है दैट विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. राइट. यहाँ पे अभी हम खत्म, मैं बता देता हूँ आपको. देखो अगले लेक्चर में किसके साथ स्टार्ट करूंगा, इम्पल्स के साथ. करेक्ट. तो इम्पल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. राइट. सो 2 चीजें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. अभी के लिए इसे यहीं खत्म करते हैं बिकॉज ऑलरेडी ये सफिशिएंट हो गया है 1 आवर का. मैं चाह रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में दूं ताकि आपको प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस मिले, क्योंकि 1 घंटे को लेक्चर को देखने के लिए आई नो कि 1.5 घंटा लग जाता है. राइट. बट ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है. आपको बेटा जो फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है आपको लगे कि सर इसमें तो हमने बहुत बेसिक चीजें की है, पर बेटा फाउंडेशन उसी से बनती है. अंडरस्टूड. ये पढ़ने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दैट इज 100% श्योर. बस आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आपको एक रियलिस्टिक आइडिया लग पाए ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. Correct. So with this, I end up this lecture, and thank you so much for staying with me. Thank you so much, beta, and stay safe, take care, stay healthy. Right. Keep smiling, beta. अच्छे से जान लगा के पढ़ते रहो. Right. बिना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हुए. Correct. और अगर आपको लगता है कि बेटा वीडियो was helpful, then you can press a thumbs up button. आपका मैंने ठीक लगे तो करना, तो it's okay. Right. And I'll see you soon in the next lecture. Right. Till then, bye bye, beta.